हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के पार्ट 3 को। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फार्मल आवेश। इसके बाद हम लोग देखेंगे अष्टक नियम के अपवाद और लास्ट में हम लोग कुछ आबंध प्रांचलों को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इतने सारे पॉइंटों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझना है तो आप पहले देख लीजिए इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपने वो दोनों पार्ट ऑलरेडी देखे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 का पहला टॉपिक जो है फार्मल आवेश। अब देखिए, पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा था अष्टक नियम और उस अष्टक नियम के आधार पर आपने तमाम यौगिकों की लुईस संरचनाएं बनाना सीखा था। इसके साथ साथ पार्ट सेकेंड में हमने आपको अनेक यौगिकों की लुईस संरचनाएं बनाना सिखाया था। अब जब आप लुईस संरचनाएं बनाते हैं तो किसी अणु या आयन की जब लुईस संरचना बनाते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो लुईस संरचना बनने के कारण उसमें जो परमाणु होते हैं उनमें कुछ परमाणुओं पर कुछ न कुछ आवेश आ जाता है। वो जो कुछ न कुछ आवेश आ जाता है उन्हीं आवेशों को हम लोग क्या करते हैं, फार्मल आवेश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, ये जो आवेश होते हैं ये जरूरी नहीं कि वास्तविक आवेश हो, ऐसा नहीं हो कि उस पर परफेक्ट वो आवेश हो ही। तो इसीलिए उनको हम लोग वास्तविक आवेश के रूप में न दर्शा के उनको हम लोग इन फार्मल आवेशों के रूप में दर्शाते हैं। तो वही फार्मल आवेश जो होते हैं वो लुईस संरचना के अंदर जो परमाणुओं के ऊपर आवेश होते हैं उन्हीं को कहा जाता है फार्मल आवेश। अगर इसकी एक्यूरेट परिभाषा देनी है कि आखिर फार्मल आवेश की एक्यूरेट परिभाषा क्या होती है, तो वो जब हम लोग फार्मल आवेश निकालेंगे, यानी फार्मल आवेश किसी परमाणु को जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो उसके ज्ञात करने का जो तरीका है वही उसकी होती है ओरिजिनल परिभाषा। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि फार्मल आवेश हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर हम लोग उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे, उसकी परिभाषाएं भी जान जाएंगे। देखिए, हम आपको कुछ ऐसा सिखाएंगे इस तरीके से कि आप फार्मल आवेश की परिभाषा याद न करने पड़े, आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये फिट हो जाए कि फार्मल आवेश होता क्या है, उसको कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर कहीं भी बात करें कि किसी परमाणु पर आवेश कैसे आता है तो हम उसी चीज को आपको बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने एक परमाणु ले लिया ए, एक परमाणु है। अब अगर हम बोले कि इस पर आवेश आ रहा है या इस पर कोई भी आवेश आ रहा है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, तो इसका यही मतलब है कि आवेश आने का क्या मतलब होता है कि आवेश तभी आता है जबकि ये कुछ इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले या कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे दे, तभी उस पर आवेश आने वाला है। यदि इसके पास क्या हो जाए कि इसके पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और इसने किसी के साथ बॉन्ड बनाया और बॉन्ड बनाने मतलब बंध बना लिया और बंध बनाने के बाद भी अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं आएगा, यानी इसके ऊपर आवेश होगा 0, यानी फार्मल आवेश भी क्या होगा, 0। लेकिन अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसने क्या किया कि जब इसने कोई बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड बनाने के बाद पता चला कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसे समय में इसके ऊपर जो आवेश आएगा वो एक माइनस का आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो इसके ऊपर आवेश क्या हो जाएगा, माइनस का। वही इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था पहले परमाणु के पास और ये बंध बनाया तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया और दे दिया तो इसके ऊपर एक क्या लगता है, प्लस चार्ज। ये होता है आवेश का कॉन्सेप्ट और यही सेम कॉन्सेप्ट लागू होने वाला है फार्मल आवेश के भी ऊपर। यानी कि अगर कोई भी आपका परमाणु है और उस परमाणु के पास कुछ इलेक्ट्रॉन है और बंध बनाने के बाद भी उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो माइनस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर बंध बनाने के बाद उसके पास घट गए तो उस पर आएगा प्लस का चार्ज। बस आप आसानी से समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करते हैं बंध बनाने के लिए अष्टक नियम के अनुसार, वो हमेशा आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करते हैं। यानी किसका प्रयोग करते हैं, आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का। और आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, या उनको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो यहाँ जो भी ये चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे, वो कहाँ आएंगे, आखिरी कोष में ही आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को।
अब देखिए होता क्या है, फार्मल आवेश से पहले एक और हम आपको महत्वपूर्ण चीज सिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए है और ए बी के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है, मान लीजिए ए के पास था जो है कि 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन था। मान लीजिए दोनों के आखिरी कोष में संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो थे 6 थे। इसमें 1 2 3 4 5 6 थे और इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 थे। दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये दोनों बॉन्ड बनाए आपस में ताकि इनके अंतिम कक्षा में क्या हो जाए 8। अष्टक नियम इसी कॉन्सेप्ट पर है कि इनके अंतिम कक्षा में 8 हो जाए। तो बॉन्ड बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, ये देगा। अब देखिए इसके भी आखिरी कक्षा में 8 हो गया और इसके भी आखिरी कक्षा में 8 हो गया। अब ऐसे समय हम आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में प्रयोग हुए हैं, इन पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम लोग कहते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन। इनको कहा जाता है आबंधी इलेक्ट्रॉन। आबंधी इलेक्ट्रॉन या आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ जो भी होते हैं जोड़े में होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर। और यहाँ देखिए जो ये यहाँ पर प्रयोग नहीं हुए हैं इसके और इसके, इनको हम लोग कहते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, युग्म भी लिख दे रहे हैं। और या तो इनको कहते हैं लोन पेयर, लोन पेयर, यानी कि बंद में नहीं प्रयोग हुआ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से आप एकदम फार्मल आवेश समझ जाएंगे। अब इनको कहते हैं हम लोग आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म क्योंकि ये बॉन्ड में प्रयोग हुए हैं, और इनको कहते हैं अनाबंधी यानी लोन पेयर कहते हैं क्योंकि ये बॉन्ड में प्रयोग नहीं हुए हैं। और इसके पहले जो ए था उसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन था, उसको कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। उसी तरह बी के भी आखिरी कक्षा में क्या था, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब बस आपको यहाँ पर ये चीज देखना है, बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये बॉन्ड बना है, अब बॉन्ड बनाए तो अब बॉन्ड के पहले इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन था और बॉन्ड के बाद भी 6 रहे, तो इन दोनों को कोई भी आवेश नहीं आएगा। तो बस हम लोग वही देखते हैं कि आखिर बॉन्ड बनने के बाद हम लोग चेक कैसे करते हैं कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान दीजिए, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बीच में, इस पर इन दोनों का बराबर अधिकार होता है। इस बीच वाले इलेक्ट्रॉन पर इन दोनों क्या होता है, बराबर अधिकार होता है। अगर इस पर इन दोनों का बराबर अधिकार है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आबंधी इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम लोग बांटना चाहे तो चूंकि इस पर बराबर इलेक्ट्रॉन, दोनों का बराबर बराबर इसमें भाग है, दोनों इस पर मतलब बराबर क्या, इस पर मतलब दोनों का अधिकार होता है। तो दोनों का अधिकार है, तो अगर हम इनको बांटना चाहें तो होगा क्या, जाहिर सी बात है जब बराबर का अधिकार है तो बांटना चाहेंगे तो आधा भाग मिलेगा एक को और दूसरा आधा भाग क्या मिलेगा, दूसरे को मिलेगा। ये याद रखिएगा। अब इनकी बात करते हैं तो ये तो किसी के साथ बॉन्ड बने नहीं है, तो इन पूरे इलेक्ट्रॉनों पर केवल किसका अधिकार होगा, ए का अधिकार होगा, केवल इसी का क्या होगा, अधिकार होगा। और उसी तरह इन चारों पर भी केवल किसका अधिकार होगा, बी का। तो बस देखिए यहाँ पर बॉन्ड बनने के पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड बनने के बाद हम लोग देखेंगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप देखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 इसके पास है ही, ये केवल इसी का है क्योंकि किसी को साथ सहयोग नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जो एक 4 इलेक्ट्रॉन है, इस पर इसका भी अधिकार है, इस पर इसका भी, यानी इन चारों में इसका आधा भाग इसका है और आधा इसका है। तो इन 4 का आधा भाग इसका कितना होगा, 2, और टोटल इसके पास यानी देखा जाए तो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो देखिए बॉन्ड में हम लोग इस प्रकार किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। पहले था 6 और बॉन्ड में भी हम लोग इलेक्ट्रॉन जब निकाला, कैलकुलेशन करके हमने समझा दिया कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो भी इसके पास कितना था, 6। तो ऐसे समय में पहले भी 6 और बाद में 6 इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं, तो इस पर कोई भी आवेश नहीं आने वाला है। तो फाइनली आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस किया होगा कि अगर हमको बाद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है किसी बंध के अंदर, तो ऐसे समय हमने क्या किया कि जो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने पूरा लिया है और इसके साथ साथ आबंधी इलेक्ट्रॉनों का 1/2 ले लिया है। तो ऐसे समय में जो किसी एक के पास टोटल आएगा वो होगा उसका कुल इलेक्ट्रॉन। तो बस इससे हम लोग बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और पहले का इलेक्ट्रॉन हमको मालूम ही होता है, तो पहले में से बाद का हम लोग जब इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं तो हम लोग घटाते हैं तो उसमें जो अंतर आता है इलेक्ट्रॉनों का, उसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि उन परमाणुओं के ऊपर कितना आवेश आता है, यानी कि कितना उस पर फार्मल आवेश रहता है। तो बस इसी आधार पर फार्मल आवेश की परिभाषा भी निकल जाती है कि फार्मल आवेश क्या होता है। तो किसी भी
किसी भी जो है कि किसी भी अणु के अंदर जो एक परमाणु है उस पर धन या ऋण आवेशों की वह संख्या जो उस लुईस संरचना में किसी परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन में से उसके अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और आबंधी इलेक्ट्रॉनों की आधी संख्या को घटाने से प्राप्त होती है। यानी सिंपल सी बात है, फार्मल आवेश क्या है, वो धन या ऋण आवेश के रूप में इस पर वह चार्ज है जो यहाँ पर इस परमाणु के कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन में से हम लोग जब अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और आबंधी इलेक्ट्रॉनों की आधी संख्या को घटा देते हैं तो जो आवेश आता है वही इसका होता है फार्मल आवेश। अब सिंपली ये चीज आपने देख लिया, अब इसको एक एग्जांपल द्वारा हम लोग समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और हम इसका एक सूत्र जो होगा सूत्र रूप में उसको भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम सूत्र रूप में भी उसको लिख दे रहे हैं। अब देखिए हमने फार्मल आवेश का सूत्र यहाँ पर लिख दिया है और इसके पहले जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि किसी परमाणु पर आवेश कैसे निकाला जाता है उसी के आधार पर यह सूत्र बनाया गया। देखिए किसी भी लुईस संरचना में किसी परमाणु पर जो फार्मल आवेश होता है वो उस परमाणु की मुक्त अवस्था में उसके पास जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है, यानी जो आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है, उस समय से लुईस संरचना बनाने के बाद जो उसके पास अनाबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल और जो आबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधे भाग को इन अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और आबंधी इलेक्ट्रॉनों की आधे संख्या को जब इस पूरे में से हम लोग घटा देते हैं तो जो उस पर आवेश होता है वही कहलाता है उसका फार्मल आवेश। आप यहाँ पर परिभाषा देख भी सकते हैं, यहाँ पर परिभाषा आपको मिल जाएगा, इसी आधार पर इसी सूत्र के आधार पर उसकी परिभाषा बनाई गई है। अब यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करना सीख लेते हैं और कैसे किसी फार्मल आवेश निकालते हैं ये सीख लेंगे। समझिए आपको फार्मल आवेश के बारे में सब कुछ आ गया। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ओजोन का। मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल ले लिया O3 का, O3 का एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ ओजोन का, ओजोन की लुईस संरचना हम लोग बनाते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि ओजोन की लुईस संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन इसमें होते हैं। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर साझा कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 इसके पास बच जाता है, 2-2 करते हैं तो इसके पास 8 हो जाता है। और इसके बाद देखिए होता क्या, इसके बाद आपने ये देखा था कि इसका 8 हो जाता है 2 साझा करने के बाद और इसका भी 8 हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसका भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 4 8 दोनों का हो जाएगा। ऐसे समय जब तीसरा ऑक्सीजन आता है तो यहाँ पर एक उपसहसंयोजी बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बॉन्ड बनाता है और इसके पास 1 2 3 4 5 6 3 6 इसके पास होता है, यानी पूरा ऐसे बनता है। ये इस तरह की संरचना बनती है। और इसका जब हम बंध सूत्र बनाते हैं तो वो बंध सूत्र देखिए कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पर होता है ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ देखते हैं कि डबल बॉन्ड जो होता है यहाँ एक और ऑक्सीजन होता है और इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। इसके पास जो होते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास बचे हुए कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ठीक है। अब इस आधार पर अगर हमको इन परमाणुओं पर देखिए, इनके परमाणुओं पर किसी न किसी परमाणु पर कुछ परमाणु पर आवेश होंगे तो वो जो आवेश हम लोग दर्शाएंगे वही कहलाएगा फार्मल आवेश। अब कैसे दर्शाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये परमाणु ले लेते हैं, ठीक है, और परमाणुओं में इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं और हर परमाणु को हम लोग आवेश निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि इनको ले लिया। अब देखिए हम सुविधा के लिए इसको मान लेते हैं कि ये परमाणु का नाम A है और इसका मान लेते हैं कि B और इसका मान लेते हैं C, ठीक है। और यहाँ हम लोग इस तरह लिख देते हैं सब कुछ, ठीक है, इस तरह लिख देंगे। देखिए परमाणु, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन, लुईस संरचना में अनाबंधी इलेक्ट्रॉन और लुईस संरचना में आबंधी इलेक्ट्रॉन, जो इसमें प्रयोग हुआ है सब लिख देते हैं। और यहाँ परमाणुओं का नाम लिख देते हैं कि OA है, OB है और O क्या है, C है। ये परमाणु का नाम लिख दिया। फिर देखिए इनके मुक्त परमाणु में जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, यानी मुक्त परमाणु, यानी जब परमाणु अलग रहेगा, एकदम अकेला नहीं जुड़ा रहेगा, तो ऐसे समय उसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो देखिए सबके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखिए जब लुईस संरचना बना लिया तो ऐसे समय में देखेंगे कि इनके पास अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने कितने बचते हैं। देखिए A के पास अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, B के पास कितना है, 2 और C के पास कितना है, 3 3 6 है। सिंपली आप देख भी रहे हैं, संरचना बनाए भी है। अब देखते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। आबंधी इलेक्ट्रॉन देखिए, इसके पास आबंधी इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे कितने, 4, देखिए इसके पास 4 है, इस A के पास। B के पास देखते हैं, B के पास ये 4 और इधर 2 कितने, 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में क्या हुए, प्रयोग हुए। और इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन,
2 आबंदी इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर इसके पास है। समझ गए होंगे आप? ठीक है। अब ये लेने के बाद आप जानते हैं कि इसका हम लोग कितना लेते हैं, आधा भाग लेते हैं, आधा कर देते हैं, क्योंकि इस 4 में आधा तो दूसरे का रहा होगा, आधा इसका रहा होगा, इसलिए हम इन 4 का बटे 2 कर देते हैं कि इसके पास इसका केवल आधा ही होगा। ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि शुरू में इतना था और बॉन्ड बनाने के बाद ये दोनों इतना में बढ़ गया, ये दोनों हो गया। तो शुरू में से हम ये बाद वाला घटाते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या होता है। ठीक है। तो ये देखिए दोनों घटा देंगे। ठीक है। ये पूरा तो देखिए शुरू में 6 था, बाद में ये 4 था इसके पास जो है अनाबंदी, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 था क्या, आबंदी। 4 2 टोटल इसके पास कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन। बंद बनाने से पहले 6 इलेक्ट्रॉन, बंद बनाने के बाद ये कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है, यानी कोई फार्मल आवेश नहीं है। इसके बाद देखिए शुरू में 6 था, बाद में 2 हो गया, और यहाँ 6 में 2 का भाग देंगे कितना होगा, 3, यानी कि 3 2 कितने हो गए, 5। शुरू में 6 और इसमें से जब 5 घटाएंगे तो इसके पास क्या आ जाएगा, 1। 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, यानी कि इसके पास फार्मल आवेश 1 है। और वो कैसा फार्मल आवेश है, प्लस का है। इसके बाद देखिए शुरू में 6 था और बाद में देखिए बाद में ये 6 यहाँ, और यहाँ पर 2 में 2 का भाग देंगे 1, तो 6 और 1 कितना होगा, 7। शुरू में 6 था और इसमें से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। 6 में से हम लोग 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और 6 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा +1। तो ये दोनों आपको मिले हैं, यही इन पर फार्मल आवेश है, यानी इस पर जो है वो +1 का फार्मल आवेश है और इस वाले पर क्या है, -1 का फार्मल आवेश है, C पर। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं फार्मल आवेश। तो हमें लगता है कि आप तो बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, और इसके तमाम एग्जाम्पल है, आप उसको खुद से भी कर सकते हैं। या हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया N2O का। ठीक है। N2O का बॉन्ड बनाते हैं, देखिए 1 N 2 N और यहाँ आ गया 1O। ठीक है। बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं। इस ऑक्सीजन का पहले पूरा करेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 चाहिए तो ये 2 का साझा कर लेता है, बचता है 1 2 3 और 4। ठीक है। नाइट्रोजन को देखिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 3। ठीक है। मतलब इसके पास अंतिम कक्षा में, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको तो 2 चाहिए तो ये तो 2 ले लिया और इसके पास 8 पूरा हो गया। देखिए ये 8 पूरा हो गया। नाइट्रोजन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है, 3 और चाहिए, 2 ऑलरेडी इससे ले चुका है, तो अब इसको 1 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना इसके साथ क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा तो इसका तो बीच वाले का 8 पूरा हो जाएगा। ठीक है। इसका देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है तो 8 पूरा हो गया। लेकिन ऐसे समय में आप देखेंगे इस नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में जो है इसके पास 1 ये लगाया है, तो इसके पास बचेगा 1 2 3 4 और बचा है। तो ऐसे समय में इसके पास अभी 4 2 6 ही हो रहे हैं। तो ऐसे समय ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है। और देने के बाद यही उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन का बना था तीसरा। तो ऐसे समय आप देखेंगे इसके पास भी 8 और इसके पास भी 8। ये लुईस संरचना आप इसके पहले वाले पार्ट में बनाना सीख चुके हैं, तो वहां से देख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। ये लुईस संरचना वाला पार्ट नहीं है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं, तो वही आप सीख लीजिएगा। देखिए ये बन गया। अब यहाँ फार्मल आवेश निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए पहले हम लोग परमाणु लिख देते हैं, इस N को ये मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ऑक्सीजन एक ही है तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं Na और N क्या लिखते हैं, P और O, और देख लेते हैं किस पर कितना कितना फार्मल आवेश है। शुरू में इस नाइट्रोजन के पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, मुक्त में इसके भी 5 और इसके पास 6। ऐसा होता है जब किसी से नहीं जुड़े रहते हैं। फिर देखिए अनाबंदी इलेक्ट्रॉन लुईस संरचना बनाने के बाद देखिए इसके पास बचा है 1 2 3 4 बचा है। इसके पास देखिए 1 भी नहीं बचा है। ठीक है, 0 हो गया। और इसके पास भी देखिए कितना बचे हैं, 4। ठीक है। आबंदी इलेक्ट्रॉन देखिए इसके पास कितने हैं, 2 2 4 है। ठीक है, बटे 2 कर देते हैं। इसके पास है आबंदी 4 कितने हैं, 8। ठीक है, 8 बटे 2 कर देते हैं। और इसके पास आबंदी है 4, तो 4 बटे कितना कर देते हैं, 2, और माइनस कर देते हैं इन दोनों को। तो देखिए 5 है, ये 4 और यहाँ 2, ये इसका मान कितना हो जाएगा, 2, इसका मान हो जाएगा 4 और इसका मान हो जाएगा 2। तो देखिए ये 5 में से 4 2 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। 5 में से हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा +1, और ये आपका हो गया 6 में से 4 2 6 घटाएंगे तो 0। यानी सिंपल सी बात है कि इस पहले वाले पर जो है, इस पहले वाले पर आवेश जो है वो -1 का है। ठीक है, फार्मल आवेश, और इस पर है +1 का फार्मल आवेश। इस तरह फार्मल आवेश हम लोग निकालते हैं। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि फार्मल आवेश जो है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि फार्मल आवेश जो होता है, फार्मल आवेश का महत्व क्या होता है, इसका क्या यूज होता है। तो देखिए फार्मल आवेश का सिंपली क्या यूज होता है
कि जैसे कि कोई एक अणु है और उसको एक से अधिक संरचनाएं बन रही हैं, एक से अधिक क्या बन रही हैं, संरचनाएं बन रही हैं। तो उन एक से अधिक संरचनाओं में क्या होगा कि सबसे अधिक संभावित संरचना हम लोग उसी को मानते हैं, यानी सबसे अधिक उसी संरचना के होने की संभावना होती है जिनमें फार्मल आवेश का मान क्या होता है, कम होता है, या जिनमें फार्मल आवेश कम परमाणुओं को उपस्थित होता है। बहुत ही सिंपल सा है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हो सकता है आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर बनाया SO4 2- की संरचना बनाना है। मान लीजिए हमने दो संरचना बना, मान लीजिए एक संरचना बनाया यहाँ पर यस होता है, आप जानते हैं 4 O इसके पास होते हैं, ठीक है, और इधर हमने यस बनाया और 1 2 3 4 O बना दिया, ठीक है, और इस पर चार्ज लगा है, आप जानते हैं कितने का, 2- का। अब देखिए एक कंडीशन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन हम इस सल्फर को दे दे, इसके में 8 हो जाएगा। अब 8 हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे, ठीक है, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 पहले से ही होता है, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पहले से, 2 दे दिया, 8 हो गया, ठीक है। और ये चूंकि साझा किया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी टोटल तो अपना 4 8 तो रह गए। 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 6 इसके पास भी होता है आखिरी में, तो 6 2 ले लिया तो 8 हो गया, ठीक है। सल्फर के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लिया 8 हो गया, और 8 होने के बाद ये वाला बॉन्ड बना दिया उपसहसर्जी बॉन्ड सबके साथ, तो सबका 8 हो गया। एक ये कंडीशन है कि ये 2 लिया और इससे 2 डबल बॉन्ड बना लिया और इससे इनको जो है एक पेयर क्या किया, दे दिया। इसके पास देखिए ये बनाया है आपका, तो इसके पास 1 2 3 4 हो गया, इसके पास भी हो गया 1 2 3 4, 2 सहसंयोजी बॉन्ड बना लिया, 4 4 हो गया, और इसके पास बच गया 1 2 3 4 5 6 और इसके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 2 संरचना है, अगर आप इनमें सब पर फार्मल आवेश निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इस पर आपका जो आएगा वो -1 का फार्मल आवेश, इस पर ही माइनस, इस पर ही -1 फार्मल आवेश, इस पर ही माइनस, और इस पर +2 का फार्मल आवेश आपका आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अगर बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर -1 का फार्मल आवेश, 1 -1 का फार्मल आवेश, ठीक है, और इस पर बाकी सब पर इस पर कोई फार्मल आवेश नहीं आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, इस सूत्र के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ इतने सारे परमाणुओं फार्मल आवेश आ गया और यहाँ पर बस 2 ही परमाणु फार्मल आवेश गया, तो फार्मल आवेश संकल्पना के अनुसार इस लुईस संरचना के होने की संभावना क्या है, अधिक है, और इसके होने की क्या है, कम है। तो ये होता है फार्मल आवेश का महत्व कि एक से अधिक लुईस संरचनाएं बनती हैं। तो जिस संरचना में फार्मल आवेश कम परमाणुओं पर होता है या फार्मल आवेश कम होता है, वो संरचना की संभावना होती है अधिक। तो इससे लुईस संरचना बनाने में जो है थोड़ा सा मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो ये फार्मल आवेश का होता है महत्व। तो ये चीजें आपने जान लिया। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, जो है अष्टक नियम के अपवाद, और जानते हैं अष्टक नियम के क्या क्या अपवाद थे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अष्टक नियम के अपवाद, और इसके साथ साथ हम लोग अष्टक नियम की कुछ सीमाएं भी देखेंगे। अब देखिए इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा था अष्टक नियम, और वहां पर अष्टक नियम में यही बताया गया था कि जितने भी परमाणु हैं वो किसी से बंध इसीलिए बनाते हैं, जो भी परमाणु होते हैं वो किसी दूसरे परमाणु से बंध इसीलिए बनाते हैं ताकि उनके जो आखिरी कोष है, जो उनका आखिरी कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। उनके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इसी कॉन्सेप्ट पर ये जो सिद्धांत है पूरा का पूरा बनाया गया था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे अणु पाए गए जो अष्टक नियम के अपवाद बन गए, यानी कि वो अणु तो थे और बिल्कुल स्थायी अवस्था में थे भी, लेकिन वो अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहे थे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से अणु थे जो कि स्थायी थे, अणु के रूप में प्राप्त भी हुए, लेकिन वो अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा था। देखिए सबसे पहले इसमें वे परमाणु आते हैं, देखिए कई भागों में हमने बांट दिया है। तो सबसे पहले वे परमाणु आते हैं अष्टक नियम के अपवाद में, वे अणु अष्टक नियम के अपवाद में आते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु में अष्टक अपूर्ण होता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग ले लें BeCl2 या BF3 ले लें, BF3 ले लें, या ऐसे यौगिकों को ले लें, तो आप अगर इनकी लुईस संरचना बनाएंगे तो आप पाएंगे कि जो बेरिलियम होता है, इस बेरिलियम की आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होता है परमाणु क्रमांक, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन के साथ इधर ये एक सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है और इधर क्लोरीन के साथ इधर एक सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 5 3 3 6 एक 7 होते हैं, तो इसके पास जो होते हैं ये 3 3 6 बचे रह जाते हैं। ऐसे समय आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनका तो 8 हो गया, लेकिन ये जो बीच में केंद्रीय परमाणु है इसके आखिरी कक्षा में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है।
फिर भी ये जो है, ये जो आपका अणु है इसका स्थायित्व होता है और इस अवस्था में भी ये आपका बिल्कुल बेरिलियम जो होता है वो स्थायी अवस्था में रह सकता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इनकी अंतिम कक्षा में 4 है, लेकिन अष्टक नियम में बोला गया था जिनके में 8 रहेगा वही स्थायी अवस्था में रहेगा। तो ये किसका अपवाद होगा? ये हो गया अष्टक नियम का अपवाद। सेम वही BF3 में बोरान के अंतिम कक्षा में होता है कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखते हैं विषम इलेक्ट्रॉन अणु। ये जो विषम इलेक्ट्रॉन अणु होते हैं, ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, वो भी अष्टक नियम का पालन नहीं करते, यानी वहां भी कोई एक ऐसा परमाणु होगा जिसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल में ले लें, NO ले लें या NO2 ले लें, या ऐसे हम लोग अणुओं को लेते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आप NO की संरचना बनाएंगे तो आप पाएंगे कि NO में ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 इसके पास बचेंगे, और 5 होते हैं, 2 दे दिया तो इसके पास 1 2 3 बचेंगे। इसमें तो देखिए 8 हो गए, लेकिन इसमें देखिए इसकी अंतिम कक्षा में 7 है, और कोई इसका तरीका भी नहीं है कि नहीं ये और किसी तरीके से बनाया जाए कि 8 हो जाए, किसी तरह भी ये 8 नहीं होगा। इसके में 7 रहेगा और इसके में 8 हो जाएगा। लेकिन NO का अस्तित्व है, आपका ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये आपको मिलता है, इसका अस्तित्व है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये बनता है और अष्टक नियम का पालन भी नहीं कर रहा, तो मतलब ये अष्टक नियम का क्या है? अपवाद। इसके साथ साथ देखिए सबसे अधिक अपवाद तो यहाँ पे मिलते हैं कि ऐसे अणु जिनमें अष्टक का प्रसार हो जाता है। बहुत सारे ऐसे अणु हैं, जैसे कि हम लोग ले लें IF7 ले लें, और जो है कि इसके बाद जो है मान लीजिए ये सब ले लें, H2SO4 ले लें, और जितने भी एक्सोम लें, ठीक है, H2SO4 ले लें, या H3PO4 ले लें, या H3PO3 ले लें, ऐसे हम लोग अणुओं को ले लेते हैं, या H2SO3 ले लें, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो जब इनको हम लोग लेते हैं तो पाते हैं कि ये जितने भी यौगिक होते हैं, इनमें जो केंद्रीय परमाणु होता है, इन केंद्रीय परमाणुओं का अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बल्कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंतिम कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें देख रहे हैं तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें जो देखेंगे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी में, और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब ये 8 से ज्यादा होगा। जैसे इसकी संरचना बनाते हैं IF7 में, देखिए I होगा, इसके साथ F, ठीक है, इधर F, कितने हो गए? 3 2 5 हो गए, 1 F इधर, 1 F इधर, 7 F बना दिए। अब ये सबके साथ सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। अब देखिए इसके आयोडीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये 7 होता है, तो ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी 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 एक बॉन्ड बनाएगा, और इसके साथ भी। टोटल देखिए जब ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है, सभी फ्लोरीन में अपना आप बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन बना लीजिएगा, 3 6 इलेक्ट्रॉन हर एक फ्लोरीन में होता है, तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन सबके पास है, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मेन हमको आयोडीन में देखना है कि आयोडीन में कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन IF7 क्या है? एक अणु है, इसका स्थायित्व होता है, ये पाया जाता है। उसी तरह ये सब तो बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। H2SO4 का प्रयोग आप किए होंगे जरूर। इसका बनाएंगे तो सल्फर के अंतिम कक्षा में आपको मिलेगा टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप इसके पहले वाले पार्ट में हमने बनाना इसका सिखाया भी, इन सब का हमने संरचना बना दिया है। तो देखेंगे 12 इलेक्ट्रॉन है और ये मिलते भी हैं, तो जाहिर सी बात है अष्टक नियम में क्या है? अपवाद, क्योंकि अष्टक नियम तो बोला था कि अंतिम कक्षा में 8 ही होने चाहिए तभी अणु बनेगा, लेकिन 8 से ज्यादा है, तो ये भी अपवाद है। ये सब क्या है? इसके अपवाद है। इसके साथ कुछ और भी अपवाद देखिए। इसके साथ साथ जो आपके होते हैं संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं में जैसे कि हो गया मैग्नीज, हो गया आयरन, हो गया ये मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट हो गया, ये सब देखते हैं। तो जब इनके आप आयन लेंगे, ठीक है, जब इनके आयन लेंगे या Fe3+ लेंगे, ये सब जब आयन लेंगे तो इन आयनों के भी आखिरी कोष में जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बल्कि इनके आखिरी कोष में 9 से लेकर जो होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 से 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसी तरह जो है कि अगर हम बात करें कि बेरिलियम प्लस या लिथियम प्लस, तो इनके भी आखिरी कक्षा में जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन 9 के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इनके में तो 9 से 17 होते हैं। तो ये सब भी अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, लेकिन इस अवस्था में बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इन सबके अनेक हजारों यौगिक हैं जो इस रूप में रहते हैं, जिनके आखिरी कक्षा में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि इतने सारे अपवाद आ गए, तो अब बात ये आती है कि जब इतने सारे अपवाद आ गए, यानी ये सब बॉन्ड बन रहा है, अष्टक नियम ठीक है अंतिम में 8 होना था, लेकिन बिना 8 के भी इतने सारे बॉन्ड बन रहे हैं और इतने सारे अणुओं का निर्माण हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इन अणुओं को समझाने में अष्टक नियम क्या रहा? विफल हो गया। तो इसीलिए ये सब कहलाते हैं अष्टक नियम के अपवाद।
अब सिंपल आपके मन में विचार आ रहा है कि जब अष्टक नियम का एक पालन नहीं करते हैं तो फिर आखिर जो बॉन्ड बनता है उसका रीजन, सही रीजन क्या है? क्योंकि अष्टक नियम तो इन पर फेल है, तो फिर बॉन्ड बनने का कोई जरूर दूसरा रीजन होगा। तो अब दूसरा रीजन बॉन्ड बनने का क्या है? तो अष्टक नियम के जो है इनका, जब अष्टक नियम इनको सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा है, जरूर बॉन्ड बनने का दूसरा रीजन होगा। तो वो क्या है? तो वो सारे जो रीजन है वो आगे चल के आपको अगले सिद्धांतों में पढ़ना है। अब देखिए, कहीं पर जब कुछ कमियां या अपवाद होती हैं तो उन्हीं को समझाने के लिए आगे नए सिद्धांत बनते हैं, आधुनिक सिद्धांत बनते हैं। तो इन सारी चीजों को भी जो है समझाने के लिए आगे अब नए नए सिद्धांत आएंगे और थोड़े से जटिल और व्यापक सिद्धांत आएंगे जो बॉन्ड बनने की संकल्पना को और प्रसारित रूप से समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर बॉन्ड क्यों बनता है और उसकी सटीक व्याख्या भी करेंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। अब इसके साथ साथ देखिए, अष्टक नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे इसकी सीमाएं क्या है? पहले तो ये अपवाद मिल गया इतना सारा। दूसरी ये है कि अष्टक नियम केवल संरचनाओं को बताता है, बॉन्ड को बताता है कि बॉन्ड क्यों बनता है। ये अणु की आकृति को नहीं बताता है। जैसे देखिए, जो सहसंयोजी अणु होते हैं, हमने पहले ही बताया था इससे पहले वाले पार्ट में कि सहसंयोजी अणु जो होते हैं उनकी एक विशेष निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। जैसे अगर हमने H2O ले लिया तो H2O की निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी कि ये O होता है, इधर जो है कि सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इनके बीच जो होता है वो 104 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है, ठीक है, या 104.5 डिग्री का कोण होता है। तो ये एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में जो H2O के सारे अणु होते हैं, ऐसे तमाम अणु हैं जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इन आकृतियों को भी अष्टक नियम समझाने में विफल रहा, इनको ये बता नहीं पाया। तो ये अष्टक नियम की सीमाएं हैं कि इन चीजों को ये नहीं बता सकता है। इसके साथ साथ अष्टक नियम जो है वो जो अणु होते हैं उनकी ऊर्जाओं को भी सही से व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये इनकी बहुत सारी सीमाएं हैं। तो अब इन सीमाएं जो अष्टक नियम मतलब इनको नहीं बता पाया, तो अब इनको भी बताने के लिए क्या होंगे? नए सिद्धांत बनेंगे। तो आगे इसके बाद वाले हम लोग पार्टों में ये अणु की क्या आकृति होती है, क्यों ऐसी आकृति होती है, उन सब के लिए अलग अलग हम लोग सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो है आबंध प्रांचल। आबंध प्रांचल के अंतर्गत हम लोग 2-3-4 टॉपिकों को बहुत आसानी से समझने वाले हैं। चलिए जल्दी से उसको भी 2 मिनट के अंदर देख लेते हैं। तो उससे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आबंध प्रांचल। देखिए यहाँ पर हमने 4 आबंध प्रांचल लिख भी दिए हैं। आबंध प्रांचल क्या होते हैं? सिंपली जो आबंध होते हैं उनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं उन्हीं को हम लोग आबंध प्रांचल कहते हैं। तो ये हमने 4 महत्वपूर्ण आबंध प्रांचल आपको लिखे हैं और इसको हम आपको बताने वाला है। देखिए ये चारों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे इस चैप्टर में आप जो भी चीजें पढ़ेंगे उसमें इन सब का बहुत अधिक प्रयोग होने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आबंध लंबाई। देखिए आबंध लंबाई क्या होता है? जब परमाणु आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं। जब परमाणु आपस में बंध यानी आबंध बनाते हैं तो उन परमाणु जो होते हैं जिनके बीच आबंध होता है उनके नाविकों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग कहते हैं आबंध लंबाई। जैसे यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने लिया Cl2 में आप जानते हैं कि एक क्लोरीन होता है और इसके साथ दूसरा क्लोरीन जो है कि बॉन्ड बनाता है। तो आप देखेंगे जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इस क्लोरीन का भी, इनके बीच तो यहाँ बॉन्ड बन गया। अब यहाँ देखिए इस क्लोरीन का नाभिक होगा, इस क्लोरीन का नाभिक होगा, तो इनके नाभिकों की जो बीच की दूरी होती है ये क्लोरीन के, यही कहलाती है आबंध लंबाई। टोटल जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, उसी को हम लोग कहते हैं आबंध लंबाई। अगर हम बात करें आयनिक यौगिक में तो जैसे मान लीजिए NaCl ले लिए, तो NaCl में हम जानते हैं कि Na प्लस के रूप में रहता है और उसके बगल में Cl क्या होता है? माइनस के रूप में होता है, ठीक है। Na प्लस के रूप में रहता है और Cl माइनस के रूप में रहता है। ऐसे समय में भी इनके नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है वही कहलाती है उनकी आबंध लंबाई। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि आबंध लंबाई क्या होती है। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आसानी से आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए आबंध कोण क्या होता है। तो जब क्या होता है कि आप जानते हैं कि जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनते समय होता क्या है कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं? कक्षक में होते हैं, ठीक है। वर्तमान में आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षक में होते हैं और वो कक्षक के अंदर से ही वो वही मतलब कक्षक ही जाके बॉन्ड बनाते हैं, उसी में इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बनता है। तो सिंपल सी बात है कि जो केंद्रीय परमाणु होगा, केंद्रीय जो बिल्कुल बीच में रहेगा, उसके आसपास जो परमाणु रहेंगे तो उसमें जो बॉन्ड बना रहेगा, तो किन्हीं 2 बॉन्डों के बीच का जो कोण होता है उसी को हम लोग कहते हैं आबंध कोण। जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं H2O में,
तो H2O में आप जानते हैं कि हमने ऑक्सीजन ले लिया और उसके बगल में आप जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब देखिए इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ बॉन्ड बनता है और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी यहाँ बॉन्ड बना रहेगा, ठीक है। ये बीच में इलेक्ट्रॉनों, कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बना रहता है। तो ये जो दोनों बॉन्ड है, इन बॉन्डों की बीच का जो कोण होता है, इसके बाद देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्डों के जो बीच का कोण होता है उसी को हम लोग कहते हैं जो है आबंध कोण, यानी कि बॉन्ड एंगल। इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ इंग्लिश में और इसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। देखिए इसके बीच का बॉन्ड एंगल जो होता है 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 180 होता है, 104.5 डिग्री होता है। आगे चल के इसके ऊपर भी सिद्धांत बना है कि क्यों ऐसा होता है, 104.5 डिग्री कैसे क्यों होता है, इसका कारण क्या है। आगे देखिए एक और देख लीजिए, जैसे हम लोग BeCl2 लेते हैं, ठीक है। तो BeCl2 में देखिए इसकी संरचना इस तरह होती है, ये बेरियम होता है, बेरिलियम, और इधर देखिए एक क्लोरीन होता है, इधर क्लोरीन होता है, और इनके बॉन्डों के बीच का जो कोण होता है 180 होता है। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या है, 180 है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एंगल। आसानी से आप समझ गए होंगे। आगे देखिए आबंध एंथैल्पी क्या होती है, इसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो सिंपल देखिए एंथैल्पी हमने पहले बताया था, एंथैल्पी का मतलब उष्मा या ऊर्जा होता है, उष्मा या ऊर्जा होता है। तो जो ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड की ऊर्जा को ही एक तरह से बताता है। तो इसका एक सिंपल परिभाषा क्या है कि इसका सिंपल यही परिभाषा है कि कोई भी जो आपका कोई भी अणु होता है, उस अणु में किसी एक विशेष प्रकार के बॉन्ड को, किसी एक विशेष प्रकार के आबंध के एक मोल को तोड़ने में, किसी विशेष प्रकार के विशिष्ट आबंध के एक मोल विशिष्ट आबंध होगा, उनको तोड़ने के लिए हम लोग जितनी उसको एनर्जी देंगे, बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी देते हैं वही उस आबंध की कहलाती है एंथैल्पी। अब आबंध एंथैल्पी के बारे में आप इतना ही जानिए, एक तरह से बॉन्ड की मजबूती को बताता है। जितना ज्यादा आबंध एंथैल्पी होगी, समझिए बॉन्ड उतना पावरफुल होने वाला है। तो इसको हम लोग विशेष रूप से आगे एक चैप्टर आएगा उष्मागत की, उसमें हम इसको ज्यादा डिटेल से वहां पे पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से एग्जांपल सहित। तो अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि एक मोल विशिष्ट आबंधों को तोड़ने के लिए हम लोग जितना उसको ऊर्जा देंगे वही उसकी कहलाएगी आबंध एंथैल्पी, वही उसकी क्षमता या पावर होने वाली है। लास्ट देख लीजिए आबंध कोटि क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो लुईस संरचना के अनुसार किसी भी आपके सहसंयोजी बॉन्ड में दो परमाणुओं के बीच जो बंधों की संख्या होती है, उसी कहते हैं आबंध कोटि। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे N2 लेते हैं, तो N2 में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि इसकी जो है आबंध कोटि क्या है, इस N2 में आबंध कोटि क्या है, तो इसमें जो आबंध कोटि होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। सहसंयोजी बॉन्ड में दो परमाणु के बीच जो बंधों की संख्या होती है उसी को हम लोग कहते हैं आबंध कोटि, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमने लिख दिया Cl2, हमने पूछा यहाँ पर Cl2 में आप जानते हैं संरचना होती है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो आबंधों की संख्या यहाँ पर 1 है, तो इसकी आबंध कोटि भी कितनी होगी, 1 होगी। तो Cl2 में जो आबंध कोटि वो कितनी होगी, 1 होगी। तो ये कहलाता है आबंध कोटि। तो इस तरह आप आबंध कोटि समझ गए। अभी देखिए आबंध कोटि तो यहाँ पर आप सिंपली देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आबंध कोटि बहुत जटिल होने लगता है। जैसे अगर हम बोलें कि CO3 2-, ठीक है, CO3 2-, इसमें C और O के बीच की आबंध कोटि बताइए। तो इसके बीच जो C और O के बीच की आबंध कोटि होती है वो 1.33 होती है, ठीक है, 1.33 होती है। ऐसे तमाम अणु हैं जिनके बीच की आबंध कोटि ऐसे न होके कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। तो जो सिंपल वाले हैं तो उनकी आबंध कोटि तो हम लोग देख के निकालते हैं, लेकिन जो ऐसे होते हैं उनकी आबंध कोटि जो होती है वो एक विशेष तरीके से निकाली जाती है, और वो विशेष तरीके निकालने के लिए आगे उसके लिए भी बनाए गए हैं अलग अलग दूसरे सिद्धांत। तो हम लोग उन सिद्धांतों को भी आगे जो है अगले जो भी वीडियो हमारे आएंगे उसमें हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल आप आबंध कोटि का मतलब यहाँ पे यही समझिएगा कि लुईस संरचना में जो सहसंयोजी बॉन्ड बनता है, लुईस संरचना के द्वारा जो सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा तो उसमें दो परमाणुओं के बीच जो बंधों की कुल संख्या होगी उसी को हम लोग कहते हैं आबंध कोटि, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आपने देख लिया है। तो ये जो है कि आज के जितने भी टॉपिक थे हमने आपको यहीं पर समाप्त कर दिए, और आज के टॉपिक जो है कि बाकी का जो बचा हुआ है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।